नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के बारे में एक रोचक बात है। हिंदी का उद्भव 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास हो गया था और उसके 100 सालों के बाद हिंदी का साहित्य लेखन प्रारंभ हो गया। अर्थात 8वीं शताब्दी से हिंदी का साहित्य लिखा जा रहा है। परंतु हिंदी के साहित्य का संकलन अर्थात उसके इतिहास लेखन का कार्य 18वीं 19वीं शताब्दी में आकर पहली बार प्रारंभ हुआ। यानी इतने वर्षों तक हमने उसके इतिहास लेखन का कार्य किया ही नहीं। और एक और भी अद्भुत बात है कि ये इतिहास लेखन का कार्य भी सबसे पहले किसी फ्रेंच विद्वान ने किया। एक फ्रांसीसी गारसा तरतासी ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ के लेखन के कार्य का श्रीगणेश किया और इस प्रकार पहला इतिहास ग्रंथ सामने आया। इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई एंडोस्तानी 1839 में पहला भाग, पहला संस्करण और दूसरा भाग 1947 में। ये जो इतिहास ग्रंथ सामने आया ये एक तरह से वास्तविक इतिहास ग्रंथ के रूप में नहीं था, क्योंकि इसमें 738 कवियों को शामिल किया गया, जिसमें 72 हिंदी के और शेष उर्दू और अन्य भाषाओं के कवियों को शामिल कर लिया गया। कवियों का जो वर्णन किया गया वो काल क्रमानुसार भी नहीं किया गया, उनको वर्णानुसार यानी उनके लेखकों के नाम का जो अल्फ़ाबेटिक जो नाम थे उनके नाम के हिसाब से उनका वर्णन कर दिया गया। केवल उनके जीवन का परिचय दे दिया गया और उनकी रचनाओं के बारे में बता दिया गया, न कि उनकी कृतियों का अवलोकन विश्लेषण और ऐसा कोई बात उस काव्य में उस इतिहास ग्रंथ में बताई गई। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व केवल इतना ही है कि ये हिंदी साहित्य का पहला श्री गणेश है, पहला प्रयास है। बाकी इस इतिहास ग्रंथ का कोई महत्व नहीं है। पहले भारतीय शिव सिंह ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज के द्वारा 1883 में इतिहास ग्रंथ के द्वारा कवियों की रचनाओं को सामने रखा और इसमें लगभग 1000 कवियों को शामिल किया गया। इस ग्रंथ में उन्होंने जो बदलाव किया गया वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बदले हिंदी के एआई अर्थात आकार आदि क्रम को पालन करते हुए कवियों का जीवन परिचय बता दिया। रचनाओं का विश्लेषण इसमें भी नहीं किया गया और इसमें वही गलतियां दोहरा दी गई जो गारसा तरतासी ने दोहराई थी। इस प्रकार यह ग्रंथ भी उसी की कॉपी है जो गारसा तरतासी ने रखा था। इसके बाद तीसरा इतिहास ग्रंथ एक अंग्रेज द्वारा लिखा गया और इस इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये अंग्रेजी में लिखा गया, इसका सन है 1888 और इस इतिहास ग्रंथ को हम वास्तविक इतिहास ग्रंथ कहते हैं। वास्तविक इस नाते क्योंकि इसमें कवियों का वर्णन काल क्रमानुसार है, अर्थात जो कवि पहले जन्मा है उसका वर्णन पहले और बाद में जन्मने वाले कवि का बाद में है। दूसरी बात है कि जो पूरा इतिहास है उसको अलग अलग कालों में बांटा गया है। इस प्रकार इसमें काल विभाजन का भी प्रयास किया है और उस काल की एक सीमा भी रखी गई तथा उस कालखंड के नामकरण का भी प्रयास किया गया है।
ये दिगर बात है कि न तो उस कालखंड की वह सीमा ही उचित है और न ही नामकरण, परंतु ये इस ग्रंथ की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ से काल विभाजन और नामकरण जैसी बातें प्रारंभ होती हैं। ये जो ग्रंथ है इसमें पूरे इतिहास को 11 कालखंडों में बांट करके आगे चलते हैं और उस 11 कालखंडों के हिसाब से उनका नामकरण भी किया गया। ये जो नामकरण है वो इसलिए उचित नहीं बैठते हैं कि वो नामकरण ऐसे हैं कि वो किसी कालखंड के नाम न हो करके किसी अध्याय के नाम या अध्याय के शीर्षक जैसे लगते हैं। जैसे ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण काव्य के प्रवृत्ति, तुलसी और उनका काव्य, या जैसे दरबारी काव्य, या इस प्रकार के अलग अलग तरह के नाम। जो सीमा भी बताई गई है इन कालखंडों की वो भी पूरी ठीक से नहीं है। कुछ कालखंडों की सीमा बताई नहीं गई और उसमें सीमा आगे से वापस पीछे तक आ गई। ये इस इतिहास ग्रंथ के दोष या कमियां हैं। इसके बाद अगला इतिहास ग्रंथ आता है मिश्र बंधु विनोद का। मिश्र बंधु विनोद जो हैं वो जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं वो 3 भागों में पहली बार बताते हैं, वो 1913 में, और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। जो चौथा भाग है वो अलग से हटकर है, उसमें 9 कवियों को लिया है, जिसमें 3 बड़े, 3 मध्यम और 3 लघु कवि हैं। इस प्रकार नवरत्न नाम से इसका नाम रखा गया। 3 तरह की त्रयी है। इसके अलावा जो 3 भाग पहले वाले हैं वही मूल रूप से इतिहास ग्रंथ है। ये जो इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, ये जो मिश्र जो बंधु हैं वो 3 भाई हैं। ये जो 3 भाई है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये पैसे वाले वणिक थे, बनिए थे, और उन्होंने बहुत मेहनत और श्रम और पैसा जाया करके इस इतिहास ग्रंथ की रचना की और इसके लिए जिधर जहाँ भी उनको सामग्री प्राप्त हुई उनको इतिहास ग्रंथ के लिए संकलित कर दी। ऐसा करके इस इतिहास ग्रंथ का आकार बहुत बड़ा हो गया। इसमें 2250 पृष्ठ, 5000 से अधिक कवि और 8 से अधिक कालखंड इसमें आ गए। इस इतिहास ग्रंथ में जो 8 कालखंड उन्होंने बनाए उसका जो दोष आता है वो ये आता है कि इसमें एक तो ऐसे कवियों को शामिल कर लिया गया जिनकी कोई प्रतिष्ठा या जिनकी कोई महत्व नहीं था, वो कवि भी इसमें शामिल हो गए। दूसरा बात है कि उन्होंने इतिहास को जहाँ से शामिल किया है वो अपभ्रंश के समय से ही शुरू कर दिया गया है, यानी वो काल की सीमा को थोड़ा आगे तक ले गए। दूसरी बात है कि वो इस प्रकार से काल की सीमा बताते हैं प्रत्येक काल की, जैसे प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वारंभिक, उत्तरारंभिक। तो संवत 700 से 1343 और उत्तरारंभिक में 1344 से 1444। ऐसा लगता है कि 1343 में पूर्वारंभिक एकदम से ही बंद हो जाता है और उत्तरारंभिक 1344 में बिल्कुल प्रारंभ होता है। कोई भी काल किसी एक वर्ष के अंत में कैलेंडर की तरह न समाप्त होता है और न ही दूसरा काल प्रारंभ होता है, तो उसका कोई आधार मिश्र बंधुओं के पास नहीं है। अतः ये इसका बड़ा दोष माना जा सकता है। और ऐसा ही एक उन्होंने परिवर्तन काल नाम से 35 वर्ष का समय दिया है, जो उनको केवल एक जगह दे करके उन्होंने इसमें अपने लिए जो है एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि परिवर्तन तो सब जगह आया है, वो एक जगह उन्होंने क्यों दिया। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से
रामचंद्र शुक्ल ने अपना ग्रंथ लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने ये ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक प्रकाशित हिंदी शब्द सागर यानी शब्दकोश था, उसकी भूमिका में उन्होंने भूमिका लिखनी थी और वो भूमिका इतनी अच्छी बन पाई कि उसको बाद में अलग करके हिंदी का इतिहास में उसको अलग कर दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा और उनका दोहरा नामकरण किया। एक समयवाची नाम है और एक प्रवृत्तिवाची नाम है, और इसी प्रकार उन्होंने प्रवृत्तिवाची नाम को ज़्यादा उचित मानते हुए उसी नाम को स्वीकार करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रवृत्तिवाची नामों में सबसे पहले नाम को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, और फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, और चौथे काल का नाम उन्होंने गद्य काल कहा है। संवत 1050 से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभ करते हुए आगे तक वो बढ़े। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में उन्होंने जो युग की परिस्थितियाँ हैं उनके आधार पर इतिहास की जो है वो गणना की है। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने कहा है कि पहले वीर गाथा लिखी गई है, इसका मतलब है वीरता की प्रवृत्ति है और गाथा शैली है, यानी कहानी के अंदर वो काव्य लिखा गया है, यानी कहानियाँ हैं जिसको काव्य के ढंग से लिखा गया। उसके बाद भक्ति एक प्रवृत्ति है जो पूरे देश में देखी गई है, और फिर एक रीति है जो एक प्रवृत्ति है, और फिर गद्य की जो शैली है वो या गद्य की जो विधा है वो काव्य में देखने को मिलती है। ये जो बदलाव जो काव्य में आते हैं वो युग के कारण आते हैं। युग का प्रभाव साहित्य पर बहुत अच्छे से पड़ता है। युग जो है वो बल देता है साहित्य पर, प्रेशर बनाता है साहित्य पर, और उसी से आता है साहित्य में बदलाव। तो ऐसा उनकी एक जो थियरी है वो ये थियरी वो आरोपित करते हैं अपने इस इतिहास ग्रंथ में, और इसी बल पर उन्होंने पूरे इतिहास के विकास क्रम की उन्होंने व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है। चित्तवृत्तियों का मतलब जैसा जनता सोचती विचारती है वैसा वो साहित्य में आता है, कि भक्ति के काल में वो कैसा सोचती है और रीति काल में वो कैसा सोचती है। इस प्रकार उन्होंने न केवल रचनाओं के बारे में कवियों को बताया, बल्कि उनका साहित्यिक मूल्यांकन भी किया कि कौन सा कवि ठीक लिख रहा है और कौन सा कवि ठीक नहीं लिख रहा, और नहीं लिख रहा तो वो क्यों नहीं लिख रहा, कबीर से तुलसी ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों है और सूर इतने अच्छे क्यों नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा उन्होंने हर जगह अपनी उसकी समीक्षा में वो बात कही है। उन्होंने आदिकाल को 2 भागों में देश भाषा और अपभ्रंश भाषा में बांटा है, और देश भाषा का नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा है। उन्होंने जो वीर गाथा काल नाम दिया है उसके अंदर वो 12 रचनाओं को आधार बनाते हैं, और 12 रचनाओं में उन्होंने पाया है कि यही रचनाएं हैं जो रचनाएं प्रामाणिक हैं, और प्रामाणिक रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति है और सारी की सारी गाथा शैली में लिखी गई है, और उन गाथा शैली के आधार पर ही वीर गाथा काव्य रखा है, नाम उन्होंने रखा है। उन्होंने ये भी माना है कि नाथों और सिद्धों के काव्य पर जो है वो जो है सूफियों का प्रभाव है या इस्लाम का प्रभाव है, ऐसा करके सांप्रदायिक प्रभाव है, ऐसा कह करके उन्होंने छोड़ दिया था। जैनियों को छोड़ दिया था, सूफियों को मसनवी शैली बताया है। इस प्रकार की उनकी अपनी पूरी धारणाएं हैं, और उन्होंने अपभ्रंश को या जो शुरुआत की हिंदी है जिसको वो अंदर लेना चाहते हैं वीर गाथा, और दूसरा भाग है उसको प्राकृताभास हिंदी या पुरानी हिंदी कह करके उन्होंने अपने काव्य में ले लिया है। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें 2 कालों का ही वर्णन है, जिसमें आदि काल और भक्ति काल 2 है। राम कुमार वर्मा ने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को यथातथ्य रूप में वैसा का वैसा अपना लिया है,
थोड़ा सा वो और आगे सीमा को बढ़ा करके आदिकाल को या वीर गाथा काल को दो भागों में बांटते हैं, संधि काल और चारण काल। संधि काल की सीमा 750 संवत 750 से 1050 तक और फिर चारण काल की सीमा संवत 1050 से 1375 तक बताते हैं। बाकी सारा नामकरण और काल विभाजन वैसा का वैसा है। एक और इनकी विशेषता है राम कुमार वर्मा की, उन्होंने छोटे नामों का प्रचलन किया। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा जैसे बड़े नाम रखे थे। इन्होंने संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य ऐसे नाम इन्होंने प्रचलित किए। आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। पूरा इतिहास ग्रंथ उन्होंने एक भी नहीं लिखा, परंतु छोटे छोटे 3 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उनके इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 की, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1955 में ये ग्रंथ लिखा गया, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये 3 ग्रंथ हैं। तीनों में इन्होंने अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी मान्यताएं इन्होंने नहीं दी है, परंतु जो मान्यताएं रामचंद्र शुक्ल ने दी है उनको उन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का इतिहास माना और अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का पहला कवि बताया। उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम से 4 काल में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है और उन्होंने कह दिया कि भक्तिकाल का जो उदय का कारण है वो इस्लाम नहीं है, जनता के और या भारत की सांस्कृतिक जो कारण है वो उसका चिंतन धारा जो है वो उसका कारण है। सूफी काव्य पर भारतीय ही प्रभाव है, इस्लाम का प्रभाव नहीं है। और उन्होंने जहाँ युग की परिस्थितियों पर बल रामचंद्र शुक्ल देते हैं, वो ये परंपरा पर बल देते हैं और बहुत सारी मान्यताओं को ये खारिज करते हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का एक वृहद इतिहास 18 भागों में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया। इसके 18 भागों को अलग अलग लोगों ने संपादित किया है और कुछ भाग इसके बहुत अच्छे से बन पाए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने इसको 1965 में इसको लिखा है और इसमें भी कई नई मान्यताएं डॉक्टर गुप्त ने सामने रखी है। इन्होंने आदिकाल को 1184 से 1350 तक माना है। आदिकाल को ये बहुत बाद मिलेंगे। 1184 का मतलब तो ये 12वीं शताब्दी के अंत तक आदिकाल को शुरुआत करना चाहते हैं और यहाँ तक तो आदिकाल बहुत लेट हो जाता है। शालिभद्र सूरी को ये पहला कवि मानते हैं और गणपति चंद्रगुप्त ने हालांकि काल विभाजन और नामकरण से सहमत गणपति चंद्रगुप्त के से नहीं हुआ जा सकता, परंतु गणपति चंद्रगुप्त की बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। जैसे जो पुरानी मान्यताएं हैं जो जिन पर हम चलते आए हैं उन पर वो सोचने पर विचार करते हैं कि पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं या महादेवी विरह या वियोग की कवित्री है या दूसरी और भी बहुत सारी बातें जिन पर जो बातें रूढ़ हो गई हैं, क्या उन पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे बातों पर गणपति चंद्रगुप्त विचार छोड़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी किताब संपादित की है, पुस्तक संपादित की है, जिसमें 24 कवि हैं और उन्होंने भी कुछ अंशों को 24 कवियों ने लिखा है। नगेंद्र के संपादन में ये ग्रंथ बहुत अच्छा बन पाया है। इसमें जो काल विभाजन और नामकरण है वो बाकी सारी जितनी दूसरे ग्रंथों की कमियां हैं उनको ये दूर करता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 नाम अंत में तय किए जाते हैं और यही नाम अब हम इस नामों के साथ जाते हैं, क्योंकि नामकरण के ही अगर हम चक्कर में रहे या नामकरण के विवाद में रहे तो हम साहित्य को नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये 4 नाम रखेंगे। दूसरा है कि काल विभाजन हम उनको कहाँ से माने, तो आदिकाल की समय सीमा 8वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक और भक्ति काल की सीमा 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक स्वीकार की जानी चाहिए। रीतिकाल की सीमा 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक और
आधुनिक काल की सीमा 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक मान ली जाए तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि हम किसी एक वर्ष को प्रारंभ या अवसान का बिंदु नहीं मान सकते। तो किसी शताब्दी के मध्य से अगर हम मान लेते हैं तो वो समस्या समाप्त हो जाती है। तो नगेंद्र इसमें ज़्यादा उचित या सही मत देते हैं। नगेंद्र ने अपने प्रथम कवि के रूप में सरापा को हिंदी का पहला कवि बताया है, जिन्होंने 769 में अपना रचनाएं उनके सामने आई थी। उनकी अलग अलग छितराई हुई रचनाओं को मिला करके एक ग्रंथ बनाया है, दोहा कोश। और दोहा कोश की रचनाओं को भाषा को देखने पर पता चलता है कि उसमें अपभ्रंश से ज़्यादा हिंदी मिलती है। तो सरप्पा को ही हिंदी का पहला कवि माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ हमें बाकी समस्याओं से दूर करता है। तो हम नगेंद्र के इतिहास से सहमत हो सकते हैं।